बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का लॉ ऑफ मास एक्शन, क्लास मेट्रिक का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ मास एक्शन। दो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर स्टडी कर लीजिएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने क्या पढ़ना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ किसने रिप्रेजेंट किया है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन किसने पेश किया? गोल्डबर्ग एंड वेग नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में इस लॉ को पेश किया, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के टॉपिक पर ही बेस करता है, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन है, जो किसने प्रपोज किया? गोल्डबर्ग एंड वेग ने किया 1869 में। अब ये लॉ क्या कहता है? It states that the rate at which substance reacts is directly proportional to its active mass। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रेट का मतलब पता होना चाहिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता दिया था कि पर यूनिट टाइम जो चीज़ होती है वो रेट कहलाती है। ठीक है, सब्सटेंसेस यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई भी रिएक्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब दो टर्म्स होती हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली रिलेशन का मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक साइड पे कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी बढ़ेगी, यानी दोनों साइड्स पे जब सेम काम होगा ना, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और जब एक साइड पे जो काम होता है अगर वो दूसरी साइड पर उल्टा हो रहा है, यानी मिसाल के तौर पर अगर एक तरफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है लेकिन दूसरी साइड पर उसकी कम हो रही है, तो ये कहलाता है इन्वर्स रिलेशन, जिसको ज़्यादातर इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इन्वर्स रिलेशन यानी कोई भी हमारे पास वेक्टर है, अगर हम लोग वॉल्यूम को ही ले लें तो ये हमारे पास कहलाएगा वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन। और अगर हम इसी को इस तरह से लिख दें वॉल्यूम और प्रेशर को, तो ये डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है। ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि दोनों कंसंट्रेशन हमेशा जितनी कंसंट्रेशन या जितनी स्ट्रेंथ राइट साइड पर बढ़ती है उतनी ही स्ट्रेंथ लेफ्ट साइड पर भी बढ़ती है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और जब एक तरफ जो राइट साइड पर जो स्ट्रेंथ होती है या लेफ्ट साइड पर जो स्ट्रेंथ होती है, दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हो, यानी एक तरफ कंसंट्रेशन बढ़ी तो दूसरी तरफ कम हो रही है, तो ये कहलाता है इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो अभी हमें लॉ क्या कहता है? द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स, यानी पर यूनिट टाइम जिस हिसाब से भी जो सब्सटेंसेस यानी जो भी रिएक्टेंट है आप हमारे जो रिएक्ट करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। उनका डायरेक्ट रिलेशन होगा, यानी रिएक्टेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ? एक्टिव मास के साथ। एक्टिव मास क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक्टिव मास किसे कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं और कोई भी साइड है, जिस तरह अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा होता है काम और रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है, तो वो दोनों ही रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हैं। तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का मतलब होता है जो रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्टिव मास किसे कहते हैं? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की मोलर कंसंट्रेशन को बोलते हैं। यानी जब हम किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो वो कहलाता है एक्टिव मास। और हमें अच्छी तरह पता है, क्लास 9 में हमने पढ़ी है मोलैरिटी, और मोलैरिटी के मोल किसे कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? जब हम कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको मोलर कंसंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन की एक यूनिट है। तो जब हम किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव मास कहलाएगा। और इस मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब इसका भी रीज़न है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम अपने लॉ पर आते हैं। द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, कि जिस रेट पर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करेगा उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ? एक्टिव मास के साथ। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब अगर हम पूरे केमिकल रिएक्शन का रेट निकालेंगे ना, तो पूरे केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ? एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के साथ। यानी रिएक्शन में जो भी हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है ना, उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। अब इस पूरी कहानी को हम आसान लफ्जों में किस तरह समझें? देखिए, एक्चुअली दिस लॉ इज अबाउट रिलेशनशिप। एक्चुअली ये पूरा लॉ हमें क्या बता रही है? एक रिलेशनशिप बता रहा है किसके दरमियान? एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस के दरमियान और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान। और कौन से वाले रिएक्शन में बता रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन में बता रहा है। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में जब रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस का जो रिलेशनशिप है ना, बेसिकली वही डिस्क्राइब हो रहा है इस लॉ ऑफ मास एक्शन में। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ? एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के साथ। और आसान लफ्ज़ों में ये है कि जितनी कंसंट्रेशन एक तरफ बढ़ेगी उतनी कंसंट्रेशन दूसरी तरफ भी बढ़ेगी और उनका रेट भी सेम रहेगा।
ठीक है। अब एक्टिव मास क्या होता है, जिस तरह मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि मोलर कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन की वो यूनिट जो मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है। जब हम किसी भी सब्सटेंस की यानी रिएक्टिंग सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन को लिखते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसको एक्टिव मास कहा जाता है। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? मोलर कंसंट्रेशन भी स्टैंडर्ड यूनिट है तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस तरह से भी देख सकते हो मैथमेटिकली भी कि एक्टिव मास क्या होता है, जो मोलर कंसंट्रेशन होती है, और मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब। जो रेट पे अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट निकालते हैं ना, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, किसके साथ होता है, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी रिएक्शन में जितने भी पार्ट रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स रिएक्टिंग सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उनकी मोलर कंसंट्रेशन बराबर होगी उस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के। अभी इसको हम एग्जांपल्स के तौर पर समझेंगे, जो कि इसी लॉ की एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाती है, जिसको हम एक जर्नल इक्वेशन से पहले समझेंगे, फिर हम उसको केमिकल रिएक्शन के जरिए समझेंगे। ठीक है, तो अब क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए, कोई भी लॉ जब स्टडी किया जाता है ना, तो उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको मैथमेटिकली ड्राइव किया जाता है, मैथमेटिकली उस स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाता है कि जो वर्डिंग्स में जो स्टेटमेंट बता रही है मैथमेटिकली भी वही चीज़ हमारे पास आती है कि नहीं आती है। तो उसको उस हर लॉ की हमेशा किसी न किसी लॉ की कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की भी हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिससे हम लॉ ऑफ मास एक्शन को मज़ीद डिफाइन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर रिवर्सिबल रिएक्शन। हमने मिसाल के तौर पर कोई भी एक सिंपल सा रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है, यानी ABCD के फॉर्म में, ये एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, अब एक जनरल रिएक्शन हमने लिखा कि A प्लस बी यानी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे रिवर्सिबल एरो है, मैं पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, A प्लस बी कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, C प्लस डी, एंड C प्लस डी अगेन क्या बना रहे हैं, A प्लस बी, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो हमने अपने लॉ ऑफ मास एक्शन को, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट पूरी होती है, तो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को ही कंसीडर किया है। अभी यहाँ मैंने क्या मेंशन किया है कि इसमें जो ABCD आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं। जिस तरह से मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया कि हर वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टिंग सब्सटेंस कहलाता है। तो यहाँ क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो A प्लस बी कंबाइन हो गए C प्लस डी बना रहे हैं, देन अगेन C प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस बी बना रहे हैं। तो ये क्या है, चारों के चारों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं। तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन ऑल आर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, सो दे ऑल हैव कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। तो हमने इनके एक्टिव मासेस लेने हैं, और एक्टिव मासेस क्या हैं हम जान चुके हैं, मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन किस में लिखी जाती है, मोल पर डीएम क्यूब में, और हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने इनकी मोलर कंसंट्रेशन को लिखना है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम अपने इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमने क्या लिखा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली, ये साइन जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। तो यहाँ जिस फॉर्म में मैंने लिखा है, पीछे मैंने भी आपको बताया था कि ये दोनों की सेम फॉर्म है, 1 में नहीं है, तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है। ठीक है, सो पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखेंगे, फिर हम रिवर्स रिएक्शन का रेट लिखेंगे अपने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको समझने के लिए। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेशन टू, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन, अब फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी तरफ से हो रहा है, A प्लस बी की तरफ से। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, उसमें कौन से रिएक्टेंट्स आएंगे, A और B आएंगे। अब आगे क्या है, जब भी देखें किसी भी डेरिवेशन में हमारे पास, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास ये जो साइन आता है ना, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है बेसिकली, और यही डायरेक्ट रिलेशन को और इन्वर्स रिलेशन को शो करता है। तो यहाँ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब भी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास ये डायरेक्ट रिलेशन का या इन्वर्स रिलेशन का सिंबल आता है ना, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है ये, तो हमें हमेशा इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना पड़ता है कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करके। अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कोई भी ऐसा एक अल्फ़ाबेट होता है जो कि जिसकी कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी फिक्स्ड, जो फिक्स्ड होता है, यानी जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी जैसे 1 होती है, ना 1 से बड़ी होती है ना 1 से छोटी होती है, यानी वो चीज़ जो 1 के बराबर हो ना, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, यानी जो एक फिक्स्ड वैल्यू रखता है। और कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, यहाँ जो हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं ना, वो कैपिटल K यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम लॉ में या किसी भी लॉ में हम कांस्टेंट K ही यूज़ करेंगे, डिपेंड ऑन कंडीशंस, ये डिपेंड करता है, और हर जगह कांस्टेंट चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो है K, और यहाँ जो छोटा सा आपको F नज़र आ रहा है ना, ये F शो कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट को। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो KF कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, ऑलवेज भी यूज़ कांस्टेंट, हम हमेशा कांस्टेंट यूज़ करते हैं
साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए, और यहाँ जो कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, के एफ यूज़ कर रहे हैं, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। सो द मैथमेटिकल, अब इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू, और प्रोपोर्शनलिटी के बजाय क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट आ गया, दैट इज के एफ, और बाकी हमारी मोलर कंसंट्रेशन ए और बी आ गई। सेम हमने यही चीज़ करनी है रिवर्स रिएक्शन का रेट लिखने के लिए। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्ट रिलेटेड टू सी एंड डी। अब अगेन यहाँ भी हमने क्या यूज़ करना है, क्योंकि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है तो हमने क्या यूज़ करना है, कांस्टेंट यूज़ करना है, और कांस्टेंट किसका यूज़ करना है, रिवर्स का। तो सेम वही चीज़ आएगी, यहाँ भी हमने कांस्टेंट के यूज़ करना है, लेकिन क्योंकि रिवर्स रिएक्शन है तो अल्फ़ाबेट क्या आएगा, आर आएगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट को। तो यहाँ जो हमने रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन में लिखा वो क्या लिखा, के आर और सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि के एफ एंड के आर बोथ आर, ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं, और इसका एक्चुअल नाम क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये मखसूस रेट कांस्टेंट कहलाते हैं ये, जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की एक इक्वेशन बन गई और रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन बन गई। ये फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन क्या है, के एफ और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और रिवर्स रिएक्शन की क्या बन गई, के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हमने क्या किया, क्योंकि हम रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें अच्छे से पता है कि रिवर्स रिएक्शन कंप्लीट कभी भी नहीं होते, लेकिन एक स्टेट उनमें ऐसी आती है कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे कैसे होंगे, तो हमें अच्छे से पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होती हैं, दोनों जो कंसंट्रेशंस होती हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में, और जो हमारे रिएक्शन और प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी दोनों एक जैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसी इक्वेशन को इक्विलिब्रियम स्टेट में लिखना है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है, बैलेंस, यानी दोनों साइड्स क्या होंगी आपकी, इक्वल हो जाएंगी। सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ लिखा है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हो रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें अब हमने क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट की बात की तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या लिखा हमने कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या है, बराबर हो गए हैं। तो हमने अब उनकी यानी के एफ और के आर की पूरी एक्सप्रेशन लिख दी। तो के एफ किसके इक्वल, के एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और के आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। क्योंकि हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने दोनों को इक्वल फॉर्म में इक्वल साइन के साथ लिख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, रीअरेंज द इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। किस तरह से रीअरेंज करना है, बाय टेकिंग कांस्टेंट वन साइड। अब इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट हैं उनको एक तरफ करना है और जो वेरिएबल्स हैं उनको दूसरी तरफ करना है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट के अलावा ये जो अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है ना, इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। तो हमें इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करना है कि कांस्टेंट एक तरफ हो जाए और वेरिएबल्स एक तरफ हो जाए। तो इसकी रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी कि फॉरवर्ड कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के डिवाइड में चला जाएगा कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और इसी का जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी प्रोडक्ट बनता है, तो उसके सामने प्रोडक्ट आएगा। और रिवर्स रिएक्शन में क्या बनता है, क्या आता है, रिएक्टेंट बनता है, तो उसके सामने क्या आएगा, रिएक्टेंट आएगा। तो के एफ अपॉन के आर किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। एट दिस पॉइंट वी यूज अनदर कांस्टेंट। अब हमने क्या कहा, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि के एफ और के आर बराबर हो गए, तो हमने के एफ और के आर की भी एक इक्वेशन बना दी, ठीक है। कि के एफ क्या बनाता है, सी प्रोडक्ट बनाता है जो कि सी और डी था, और के आर क्या बनाता है, रिएक्टेंट बनाता है जो कि ए और बी था, इन रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब क्योंकि हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर इस पॉइंट को या इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक और कांस्टेंट यूज़ करना है जो कि क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, जिसको के सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो के सी इज इक्वल्स टू के एफ अपॉन के आर, बिकॉज वी नो दैट के सी यानी इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं। तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है कि जब हम इन दोनों के बजाय के सी लिखेंगे तो के सी किसके बराबर है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर है। तो के सी इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो है, जब हम अब फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो के एफ किसके बराबर है, सी एंड डी के मोलर कंसंट्रेशन के, और के आर किसके बराबर है, ए और बी के मोलर कंसंट्रेशन के। तो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगी ना,
वो ये बनेगी के सी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमारी लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्क्राइब करती है। क्लियर, होप सो यहाँ तक आपको लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर हो गया होगा।